चले सर, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये हमारा 12th केमिस्ट्री का लेक्चर है सर, और इसकी लेक्चर की कंटिन्यूशन हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें ही कर ली थी सर। ठीक है, तब जरूरत पड़ गई थी तो वो थोड़ी बहुत डेफिनेशंस को लिखना पड़ा, देखना पड़ा। तो आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये वाला टॉपिक है सर। ऑर्डर क्या होता है? देखिए, पहले तो मैं इसकी आपको छोटी सी जो डेफिनेशन है, जो हम एग्जाम में लिखने के लिए, या इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसका हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बेसिकली है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स of the concentration of the reactants in the rate law expression found experimentally sir। तो अब इसको हमने क्या किया हुआ है कि जैसे अभी चलो लिखते हैं पहले सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, अभी मैं वो एक्चुअली सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा साथ में पहले ही बता दूं। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, सम एक्सपोनेंट्स को हम पावर्स बोलते हैं सर। पावर्स, एक्सपोनेंट, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। तो इसको हम साथ साथ ही लिख लेते हैं, पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये लिख लिया हमने, साथ साथ एक्सप्लेन कर लेते थे थोड़ा थोड़ा, है ना। तो सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो ऊपर लिख दिया, ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है सर हमारा? जिससे हमने किसी रिएक्शन की रेट को एक्सप्रेस किया है कि ऐसे इसकी रेट को फाइंड हम कर सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये वर्ड बहुत कंपल्सरी है इसमें, फाउंड एक्सपेरिमेंटली। मैं थोड़ा इसीलिए इसको लिख तो पहले रहा हूं, मेरे को लग रहा था कहीं ये ना हो कि आपको यहीं से समझ ना आए तो आप बाकी तो उसको देखेंगे नहीं, फिर ये बड़ा पंगा हो जाता है बच्चों का। पर पहले मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से इसका समझाता हूं। ठीक है, फाउंड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम इसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो कैसे था? वैसे तो कल कर लिया था। मान लीजिए आपके पास है एक रिएक्शन, लेट ए बी सी सी और डी सर। ए बी बी सी और डी एक रिएक्शन है आपकी। अब सर हमने जो देखा रेट, मैं भी वो बताता हूं आपको सारा। मान लीजिए इसकी जो पावर है वो x है और इसकी जो पावर है वो y है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो x टाइम्स चेंज इन कंसंट्रेशन रेट बढ़ जाएगी आपकी, अगर x पॉजिटिव में। इसी तरह से b की कंसंट्रेशन आप चेंज करोगे तो y टाइम रेट को फर्क पड़ेगा। अब ये तो है हमारा रेट लॉ, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमने इसको +1 में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था सर। वो ऐसा था सर, वो बोलता था कि रेट ये होती है सर, के ए बी और बी सर। समझ लगा? जितना आपको बैलेंस करने के लिए ये स्टिच्यूमिटीज आए हैं उसी की पावर से रेट जो है कंसंट्रेशन की पावर से वेरी करते हैं। अब ये तो था लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, और ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इनमें डिफरेंस क्या है सर? ये थ्योरेटिकल है सर, ये तो हमें ऐसे ही बोल देते हैं, हमने कौन से उनको फाइंड किया है, बस हमें जो लगा भाई ऐसा हो सकता है तो हमने बोल दिया। अब ये तो है रेट लॉ एक्सप्रेशन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। हमने इसके पावर की जो डिपेंडेंस है रेट की,
इसकी कंसंट्रेशन पे वो एग्जैक्टली फाइंड की हुई है एक्सपेरिमेंट्स करके। तो आज वो एक्सपेरिमेंट्स को हम अच्छे से एक दो क्वेश्चंस में देखेंगे। अब चिंता मत करो, धीरे धीरे आपको सब समझ आएंगे। ये तो पहले पहले डेफिनेशन, जैसे आप इसकी कंसिडरेशन को डबल करते हो तो आप चेक करते हो कि इसकी जो रेट है वो कितने टाइम बढ़ती है या सेम रहती है या क्या फर्क आता है, वैसे ही पीले करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स लेते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे तो काम चलता है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। अब इसी में सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं अभी फिर बता देता हूं। इसको जो सम ऑफ दिस पावर्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ द एक्सपोनेंट पावर्स, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन, ये रहा सर, सम कर दीजिए, ये n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको हम n लेते हैं। आप इसको लेक्चर को चलने देना, आराम से सुनना, आगे आपको सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। ये स्टार्ट में ऐसे डेफिनेशंस हैं कि तो मैं बोल के बता रहा हूं कि ऐसे से ये है। अभी इसको आपको आपके लिए एक एग्जांपल लूंगा तो उससे आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। एक्सपोनेंट्स की कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट में पावर जो उनका सम, उसका ऑर्डर होता है। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है। अब एक छोटा सा इसके साथ, इसी के साथ एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको यही रहने देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं हमारा वो, इसको हटा के हम ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, ऑर्डर ढूंढते हैं। एक एक्सपेरिमेंट लिख के देता हूं मैं सर आपको, क्वेश्चन में एक एग्जांपल लेते हैं तो फिर देखते हैं सर। और मान लीजिए लेट नाउ फॉर P टू Q, मान लीजिए ये, एंड इट इज फाउंड experimentally that if concentration of P is double, then rate becomes 8 times. आप बताओ, ये होता है। ठीक है, आपने P की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 8 टाइम्स होगी। ये आ गया ना, ABC नहीं, P लिख लिया। तो रेट क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर P क्या है? सोल्यूशन में लिखते हैं सर। तो रेट है हमारी K, रेट कांस्टेंट, और P की पावर क्या ले लें सर? N ले लेते हैं ना, क्योंकि सम ऑफ एक्सपोनेंट पावर है। अब यहाँ तो एक ही है तो फिर उसका N ही लिख देते, XY लिखने की जरूरत ही नहीं। चलिए सर, तो रेट इसका ऐसे आता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है। अब क्या देखा हमने? P को डबल किया तो रेट 8 टाइम्स होगी। मान लीजिए R है, K P की पावर N है, तो रेट तो R से लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। दूसरे में क्या आया सर? 8R 2P की पावर N सर। अब डबल कर दिया तो 8 टाइम्स होगी। अब हमें ऑर्डर चाहिए, क्या है ऑर्डर इसका सर? ठीक है, तो डिवाइड करेंगे सर। 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास इधर तो 8 बच गया, R से R कट गया, K से K कट गया, तो 2 की पावर N, P की पावर N, और नीचे P की पावर N, ये भी कट गया, तो N आ गया सर 3। ये ध्यान देखिए सर, ये अब इसका N जो है 3, इसका ऑर्डर 3 है। मतलब अगर आप इसको डबल करोगे तो रिएक्शन 8 टाइम हो रही है, 4 टाइम्स नहीं हो रही। आप मेरी बात समझे? अगर यहां स्टीचियोमेट्री देखेंगे तो 1 है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की वजह से इसका रेट आना चाहिए था ऐसे, के पी की कंसंट्रेशन की पावर 1, पर वो तो नहीं आ रही। लॉ ऑफ मास एक्शन तो थ्योरेटिकल है। तो अब ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया। कैसे फाउंड किया? इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द कंसंट्रेशन पी इफ डबल कर दी जाए तो रेट तो 8 टाइम्स बढ़ गया। अब तो जो एक्सपेरिमेंट में आ गया है अब वो गलत तो है नहीं, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है। तो वी फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल करने से 8 टाइम आती है। तो इसका मतलब ये बना, इसका ऑर्डर 3 है। तो इसका मतलब ये बना कि लॉ ऑफ मास एक्शन से ये है और रेट के हिसाब से ये P की पावर 3 आ रहा है सर। ये लॉ ऑफ मास एक्शन की वजह से आया है और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन
दोनों में फर्क है। अब यहां से कोई अंदाजा नहीं लगाना आपने कि सर ये हर बार इसका ज्यादा आएगा, कम भी आ सकता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑर्डर तो है एक्सपोनेंट का सम सर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। अब ये है उसका एक्सपेरिमेंटली आंसर। समझ आगे बात? तो ऑर्डर ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं सर। अब एक और छोटी सी बात है जो मैं यहां करना चाहता हूं। देखिए अभी क्वेश्चन में से बात में से बात निकली है तो बता भी दूंगी। तो जो n की वैल्यू है सर ऑर्डर, ये 0 भी हो सकती है। क्या बात है, मतलब 0 का क्या मतलब है पता है आपको? 0 का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्टर की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। तो ये क्या बात हुई सर? इसका मतलब ये है कि उसकी कंसंट्रेशन के बदलाव पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करती। अभी किन केसेस में होता है सर? ये होता है जब आपके पास वो वाला रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो। अब उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिए या उससे थोड़ा बहुत निकाल लीजिए, तो रिएक्शन को उतना फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम पे उतने मॉलिक्यूल्स तो रिएक्ट ही नहीं कर पाते, तक कोलिजन ही नहीं कर पाते, वो पड़े ही रहते हैं। आप मेरी बात समझे? देखिए मान लीजिए आपने वाटर ले लिया। अब वाटर तो आपने ले लिया, वो टैंकी भर के ले लिया। अब आपने उस पर कुछ रिएक्शन करने के लिए उसके साथ कोई रिएक्टेंट डाल दिया, तो उसके ऊपर एक गिलास पानी और डाल दिया, तो उसको रिएक्शन को क्या फर्क पड़ने वाला? पहले ही वो टैंकी भर के पानी तो ले लिया आपने, उसमें 10, 20, 50, 100 ग्राम और डाल दिया, पी के उबाल लीजिए कुछ भी। तो रिएक्शन को पानी से बढ़ने से फिर फर्क नहीं पड़ेगा, या पानी कम करने से भी नहीं होगा, क्योंकि पहले ही वो बहुत क्वांटिटी में। इन दैट केस रेट की डिपेंडेंस उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में नहीं होती है जो पहले ही बहुत क्वांटिटी में हो या यूज ही ना हो रिएक्शन में, तो हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर। अब आ गया वो इंटीजर हो सकता है, तो इंटीजर का तो मतलब पता ही है 1, 2, 3। अब इसके साथ सर फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये क्या हो गया सर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शन आल्सो सर, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आगे देखेंगे। अब ये तो पी डबल हो रहा है, तो हमने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो गई है सर। हाँ 8 टाइम्स हो गई है, तो 3 आ गया सर। आपने रेट ऑफ उसको डबल किया है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है मान लीजिए आपकी जो भी आई है वो, जैसे ये देख लीजिए 8 टाइम्स की जगह पे कुछ और आ जाएगा, तो उससे हम क्वेश्चन में ये देखेंगे जीरो, इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यू। समझे बात है? तो ये वैल्यूज आ सकती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ रिएक्शंस हमारी जीरो ऑर्डर भी हो सकती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑर्डर भी हो, वैसे बोलना इतनी दूर नहीं जाना, 1, 2, 3 ऑर्डर भी हो सकती हैं, और फ्रैक्शन भी हो सकती है, उनका ऑर्डर फ्रैक्शन भी आ सकता है। अब जब हम रेट लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखते थे, जब हम यहां बैलेंस करने के लिए इंटीजर्स लिखते थे, तो वहां फ्रैक्शन तो नहीं लिखते थे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन का ऑर्डर कभी फ्रैक्शन में नहीं आता। रेट लॉ का फ्रैक्शन में आ सकता है। आप बोलोगे कि ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं सर, ये देखिए तो क्वेश्चन करेंगे, आपको एग्जाम में दोनों का डिफरेंस आ जाता है, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, इन दोनों का डिफरेंस भी आ जाता है। एक तो ये है कि एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है, क्या है ये? एक्सपेरिमेंटली। तो ये क्या है हमारा सर? थ्योरेटिकली है। समझे बात आप? नंबर 2 क्या है ये? ठीक है, इट कुड बी फ्रैक्शन। रेट लॉ में ऑर्डर कुड बी फ्रैक्शन, ऑर्डर कुड बी फ्रैक्शन। और इससे क्या है, यहां क्या है? एंड जीरो, जीरो भी हो सकता है, यहां बोलेंगे इसका हियर नॉट पॉसिबल, हियर फ्रैक्शन एंड जीरो नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं हो सकता सर।
समझे बात आप? तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्यों नहीं हो सकता सर जीरो? क्योंकि अब रिएक्टेंट लिखा है तो उसकी पावर 1 2 3 कुछ तो होगी ना, तो वो वहां लिखनी पड़ेगी। अब आपने रिएक्टेंट लिखा ही नहीं है तो फिर तो जीरो ही है ना, फिर तो हम रेट में लेंगे भी नहीं उसको। पर यहां क्या होता है ऑर्डर में, रिएक्टेंट लिखा भी होगा फिर भी उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस नहीं होगी, तब हम जीरो ऑर्डर ले लेंगे, क्योंकि वो हमने एक्सपेरिमेंटली फाउंड की, ये तो थ्योरेटिकल है। समझे बात आप? परफेक्ट। तो ये रेट ऑर्डर की बात है जो हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट कर ली थी सर, यहां तक चले आए हैं। अब ये एक और बात, ये बात इंपॉर्टेंट कैसी है सर, मैं वो बता देता हूँ। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपको कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं और आपके कोर्स में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, कंपटीशन में भी पूछते हैं और कोर्स में भी पूछते हैं। कैसे? यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, अब इसके यूनिट्स निकालने हैं। तो मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, यहां एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं, लेट ए बी सी डी, और उसका अब रेट लॉ लिखते हैं सर, रेट के एक्स और वाई। रेट लॉ है ना, ये तो लिखेंगे नहीं ना, रेट लॉ में ये नहीं लिखते सर। अब क्या देखो ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, रेट को कंसंट्रेशन बाय टाइम। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो चेंज लिखने की तो जरूरत नहीं है उसमें। के ये क्या था, बॉक्स कंसंट्रेशन का, ये क्या है बॉक्स कंसंट्रेशन का, ये क्या है बॉक्स कंसंट्रेशन का। अब आप बोलोगे सर ये तो कंसंट्रेशन ए की है, ये वाई की है, फिर कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में होती है, वो ये भी है वो भी सेम, ए वाई थोड़े होता है उसमें। तो यहां आगे सर हम कंसंट्रेशन, यहां आगे टाइम पे हम के, तो कंसंट्रेशन पे हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई। अब हमें तो पीछे पता है सर, क्या पता है सर, एक्स प्लस वाई को हमने क्या माना हुआ है, एन, और एन क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये लिखेंगे सर कंसंट्रेशन ओवर टाइम के कंसंट्रेशन ओवर पावर एन। यहां तक तो आगे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, फिर उधर चलते हैं सर इसको। तो ये आ गया के कंसंट्रेशन बाय टाइम 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर एन। कंसंट्रेशन बाय टाइम, तो कंसंट्रेशन की पावर एन वो नीचे चला गया सर। परफेक्ट हुआ, वेरी गुड। के क्या है हमारा, रेट कांस्टेंट, ये है कंसंट्रेशन 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय आपको आ गया टाइम। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होती थी हमारी, देखिए ध्यान से सर, ये क्या था हमारा, अरे टाइम तो अलग ही है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चला गया, इसकी पावर क्या है सर 1, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा, तो इससे माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना, तो जब आपको परफेक्ट सर। तो ये आ गया मोल्स पर लीटर, ये आ गया सर, और ये आ गया 1 माइनस एन, और ये है सेकेंड सर। अब इसको के को कैसे लिखेंगे हम, मोल, ठीक है, पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड की माइनस 1। अब आप बोलोगे कि ये सारा सर इतना तामझाम किया क्यों है, इसलिए किया है सर कि आपको अलग अलग ऑर्डर की रेट कांस्टेंट, मैंने पिछले बताया था आपको कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तभी तो ऑर्डर की बात आई थी ना वहां, तो तब बताया भी था एक्स प्लस वाई। तो अब यहां हमने प्रूव कर दिया एन इज ऑर्डर सर। नाउ पहला क्वेश्चन, इफ एन इज इक्वल टू 0, मान लीजिए 0 ऑर्डर है, दोनों की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता, अब क्या पता बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे दोनों, तो हमें तो यही करना ना। ये आ गया मोल
पर लीटर पर सेकेंड। अब इसको लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये है जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। दिमाग में याद रखना, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट के भी यूनिट्स होते हैं। आपको समझ लगा ये बात? ठीक है, चलो परफेक्ट। सेकंड ले लेते हैं सर हमारा यहाँ, इफ n इज इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर सर। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा सर के, यहाँ 1 डालेंगे हम, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और एनीथिंग पावर 0 1 हो गया सर, और ये आ गया पर सेकेंड। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो पर सेकेंड ही आ रहे हैं। आपको पता चला कैसे आ गया? अगर आपने n की पावर 1 डाली है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मोल्स पर लीटर की पावर 0 बन जाएगी, और जिसकी पावर 0 बन जाए वो 1 हो जाता है, कुछ भी हो। अब ये आ गया, सेकंड आपका बाहर पड़ा था तो वो आ गया। तो सो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का जो यूनिट्स है वो पर सेकेंड है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अभी देखो एक और सेकंड ऑर्डर भी ले लेते हैं सर। क्या आप तो इतना तो कर ही लिया, तो सेकंड ऑर्डर लेते हैं। थर्ड आ गया सर, व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो k जो आया वो कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 पर सेकेंड। ये क्या आ गया सर? ये ध्यान से देखा आपने, ये आ गया कंसंट्रेशन की -1 पावर आ गया सर। कंसंट्रेशन की कौन सी पावर आ गया? ये -1 आ गया, यानी कंसंट्रेशन -1 पर सेकेंड। अब सर पर मोल, ध्यान से देखिए सर, मोल पर लीटर ऐसे बनाते हैं इसको सर, क्योंकि ये ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो के सर जब पावर माइनस में हो तो रिवर्स हो जाता है, लीटर पर मोल पर सेकेंड। अब इसका ये आ गया लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये है सेकेंड ऑर्डर, इसलिए लिखा था। ठीक है, तो ये आपको पता चला कि रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। अब ये देखिए, ये जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन है, ये फर्स्ट वाली है, और ये सेकंड वाली है। समझे लगी बात? लीटर पर मोल पर सेकंड, वहां पे वो वैसे ही चल रहा है। ठीक हुआ? क्लियर? तो ये आप एक बार लिख के इसको देख लेना। बहुत सिंपल वे से कराने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऑर्डर, और जो है आपको वो छोटा सा एक फॉर्मूला जो मैंने अभी रख कर दिया वो याद रखना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में 1 मार्क में आप इतना तो दोबारा ड्राइव तो नहीं करोगे आप। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए बताई थी ये मैंने, टू मेक इट सिंपल, कि आपको फिर वो आगे भी पता चलता रहे कि ऑर्डर कैसे कैसे लेंगे तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे बदलेंगे सर।